हेलो एंड वेलकम। ये चैप्टर 1 का पार्ट 3 वीडियो है। जिन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियोस नहीं देखे हैं वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक में जाकर वीडियोस देख सकते हैं। अब हम इतिहास जो पढ़ते हैं तो इतिहास का पहले हम जो अर्थ मानते थे उसमें राजा रानी या युद्ध को मानते थे, लेकिन अब इतिहास को अध्ययन करने का नज़रिया थोड़ा सा बदला है। अब इसमें सामान्य लोग भी महत्व रखते हैं। तो जो सामान्य लोग रहते हैं किसी संस्कृतियों में, उनके बीच सामाजिक और आर्थिक अंतर क्या था, तो इसको पता लगाने के लिए यानी जो सामाजिक विभिन्नताएं हैं उनका पता लगाने के लिए इतिहासकार कई विधियों का प्रयोग करते हैं। उन्हीं में से दो विधियां हैं, समाधान और पुरावस्तुओं की खोज, या जिसको हम विलासिता की वस्तुओं की खोज कह सकते हैं। तो समाधान यानी कि शव को दफनाने का, जैसे आप इस बैकग्राउंड जो पिक है उसमें देख सकते हैं कि एक कंकाल है और इसके साथ में कुछ चीज़ें दफनाई गई हैं। बर्तन वगैरह आपको दिख सकते हैं, मृत भांड दिख सकते हैं। तो ये हड़प्पा में दफनाए गए एक व्यक्ति का चित्र है और इस चित्र को देखकर इतिहासकार वहाँ के सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो समाधान देखें तो हड़प्पा के जो शव होते थे वहाँ हड़प्पा में अक्सर आम तौर पर जो मृत लोग होते थे उनको गर्तों में यानी गड्ढों में दफनाया जाता था। कुछ स्थलों पर गर्तों की सतह पर ईंटों से चिनाई की गई थी और कह सकते हैं यानी कब्रों के आकार अलग अलग थे। कुछ कब्रों में मृत भांड तथा आभूषण मिले हैं। शायद वो लोग मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास करते हैं। यदि उनके दफनाने के साथ, लोगों को दफनाने के साथ चीज़ें मिल रही हैं, इसका मतलब ये हो सकता है कि वे लोग मृत्यु के बाद जीवन में भी विश्वास करते थे, इसीलिए वो चीज़ें उसको दफनाते थे, खाने पीने की चीज़ें या बर्तन वगैरह। यहाँ कब्रों में देखें तो जो हड़प्पा की कब्र है वहाँ स्त्री और पुरुष दोनों के समाधानों से आभूषण मिले, यानी कि हड़प्पा के जो लोग थे जिसमें स्त्री और पुरुष शामिल है, दोनों गहने या आभूषण पहनते थे। हड़प्पा की एक कब्र से पुरुष खोपड़ी के पास से 3 जैस्पर के मनके मिले, यानी कि वे लोग भी माला मनके पहनते थे। कहीं कहीं मृतकों के साथ तांबे के बर्तन या दर्पण भी मिले हैं, लेकिन यह कहा जा सकता है कि हड़प्पा वासी बहुमूल्य वस्तुओं को दफनाने विश्वास नहीं करते थे। तो कह सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता में जो लोग थे उसमें स्त्री पुरुष दोनों लोग आभूषण पहनते थे और जो कब्रें होती थी उनमें कुछ कीमती चीज़ें छोड़ के, लेकिन जो थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो दफनाई जाती। सामाजिक आर्थिक विभिन्नताओं का पता लगाने का एक तरीका क्या, पूरा वस्तुओं की खोज, या जिसको हम विलासिता की वस्तुओं की खोज कह सकते हैं, उसके द्वारा भी इतिहासकार पता लगाते थे। सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का पता लगाने का एक और तरीका है पूरा वस्तुओं का अध्ययन। मोटे तौर पर जो पुरातत्वविद होते हैं, पुरातत्वविद जो पुरा वस्तुओं की खोज करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो पुरातत्वविद पुरा वस्तुओं को 2 वर्गों में बांट सकते हैं। एक होता है रोज़मर्रा की वस्तुएं जो डेली आम तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं। अब इतिहासकारों को कैसे पता चलता है कि कोई चीज़ रोज़मर्रा की वस्तुएं हैं, तो जो भी रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं वो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पदार्थों से बनी होती है, जैसे चक्कियाँ, मृत भांड, झावा, सुइयाँ आदि। तो ये आसपास में उपलब्ध पदार्थों से बनाई जाएगी। विलासिता यानी कि जो अमीर या कह सकते हैं लग्जरी टाइप की वस्तुएं हैं, वह वस्तुएं जो जटिल और स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से निर्मित हो, मतलब जो स्थानीय पदार्थ से ना बना के शायद कोई बाहर से बनाए गए पदार्थों से निर्मित हो, उसको विलासिता की वस्तुएं कहते हैं। एग्जाम्पल इसका फ्योंस है, जिसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। दुर्लभ पदार्थों से निर्मित वस्तुएं सिर्फ बड़ी शहरी बस्तियों में ही हड़प्पा के मिले हैं, जिसमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा शामिल है। तो इतिहासकार जो सामाजिक विभिन्नताएं उनका पता लगाने के लिए इन 2 विधियों का प्रयोग करते हैं। इस पर प्रश्न आता है कि सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन करने के लिए पुरातत्वविद किन विधियों का प्रयोग करते हैं, तो आप ये आंसर लिख सकते हैं।
अभी हमने पढ़ा कि विलासिता की वस्तुओं के तौर पर इतिहासकार फेयंस को वर्गीकृत करते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है फेयंस क्या है 1 नंबर में अक्सर, तो इसको देखें। तो फेयंस क्या होता है? घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थों के मिश्रण को पकाकर, ये रेत वगैरह इसको घिस कर और इसमें कोई चिपचिपा पदार्थ मिलाकर बनाया जाता था। और ये छोटे पात्र होते थे, बर्तन होते थे, इनको कीमती माना जाता था क्योंकि इसको बनाने की जो विधि है, इसको आप देखें फेयंस का चित्र है तो अलग विधि का प्रयोग किया गया है। तो इसको बनाना कठिन था, इसलिए इसे विलासिता की वस्तुओं या कीमती वस्तु के तौर पर इतिहासकार इसको वर्गीकृत करते हैं। हड़प्पा की प्रमुख विशेषताओं में से एक विशेषता थी शिल्प उत्पादन। तो हड़प्पा के शिल्प उत्पादन के बारे में बात करें तो चहुंदड़ो एक छोटी बस्ती थी जो हड़प्पा के शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र हुआ करती थी। और शिल्प कार्य किसे कह सकते हैं, क्या क्या उसमें शामिल है? तो मनके बनाना, मतलब माला की जो मोतियां हैं उनको बनाना, शंखों की कटाई, धातु कर्म, मोहर निर्माण और चट नामक पत्थर से बाट बनाना, ये सारे शिल्प उत्पादन कार्य में आते हैं। और मनके बनाने के लिए पदार्थ, एक क्वेश्चन आपका आता है कि मनके बनाने वाले पदार्थों की सूची बनाएं, तो इसको थोड़ा सा देखें। तो मनके बनाने के लिए पत्थर का प्रयोग होता था। पत्थरों में भी सेल खड़ी, क्वार्ट्ज, स्फटिक, कार्निलियन और जैस्पर का प्रयोग होता था। धातुओं में कांसा, तांबा, सोना, इन धातुओं का प्रयोग मनके बनाने में होता था। अन्य पदार्थ जिनमें शंख, फ्योंस है और पक्की मिट्टी है, इनका प्रयोग करके शिल्प उत्पादन का कार्य हड़प्पा सभ्यता के लोग करते थे। अब ये शिल्प उत्पादन जो करते थे, जिनमें खासकर मनके शामिल है, वो किस विधि के माध्यम से करते थे? जो विभिन्न प्रकार के मनके हैं, जैसे यहाँ हम देखें तो ये जो विभिन्न प्रकार के मनके हैं, इनको किस तरीके से, किस विधि के द्वारा बनाया जाता था? तो पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए प्रयोग यह दर्शाते हैं कि जो कार्निलियन, हमने अभी पढ़ा कि कार्निलियन के द्वारा भी वो मनके बनाते थे। तो कार्निलियन का जो लाल रंग और पीले रंग के कच्चे पदार्थ तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। कहने का अर्थ है कि पुरातत्वविद मानते हैं कि जो कार्निलियन का लाल रंग है वो कैसे बनता था? वो पीले रंग का कोई कच्चा पदार्थ होता था और उसको जब उत्पादित करते थे कई चरणों में, तो आग में पकाया जाता था और आग में पकने के कारण कार्निलियन लाल रंग का हो जाता था। पत्थर के पिंडों को, पत्थर के टुकड़ों को, यानी कि पहले एक कच्चे आकार में तोड़ा जाता था, यानी अपरिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता था। फिर बारीकी से उनकी शल्क यानी कि परतें निकालकर उन्हें अंतिम रूप दिया जाता था। फिर घिसाई, पॉलिश और छेद करने के साथ ही मनके बनाने की प्रक्रिया पूरी होती थी। चहुंदड़ो और लोथर हाल ही में धौलावीरा स्थलों की खुदाई से छेद करने के विशेष उपकरण मिले। मतलब ये 2 बस्तियां जहाँ से मनकों में छेद करने के उपकरण मिले हैं। नागेश्वर तथा बालाकोट, यह दोनों बस्तियां समुद्र के समीप स्थित हैं। यह शंख से बनी वस्तुओं, जिनमें चूड़ियाँ, करछियाँ, पच्चीकारी की वस्तुएं सम्मिलित है, के निर्माण के विशेष केंद्र थे। तो नागेश्वर और बालाकोट ये समुद्र के पास स्थित बस्तियां थी, तो इसलिए यहाँ से शंख मिलना इजी था। तो शंख से बनी वस्तुएं, चूड़ियाँ, करछियाँ, पच्चीकारी की वस्तुएं, इनका निर्माण विशेष रूप से इस जगह किया जाता था। अब ये जो इतिहासकार हैं, इनको ये पता कैसे चलता है कि यही एक स्थल था जहाँ से शिल्प उत्पादन होता था या उत्पादन कार्य होता था? तो शिल्प उत्पादन केंद्रों की जानकारी के लिए पुरातत्वविद त्यागी हुई वस्तुओं, औजारों और कूड़ा करकट के ढेर से पता लगाते हैं। यदि मान लिया हम यहाँ पर कोई शिल्प उत्पादन कार्य करते हैं, तो हम कूड़ा भी यहीं आसपास में छोड़ेंगे और इसके जो भी शिल्प उत्पादन के औजार होंगे उनको भी यहीं छोड़ जाएंगे।
तो इससे इतिहासकार अंदाज़ा लगाते हैं, पता लगाते हैं कि यही वो स्थल था जहाँ पर शिल्प उत्पादन होता था, यानी औजारों के माध्यम से और कूड़ा करकट के ढेरों से, और जो अपरिष्कृत या टूटी हुई चीज़ें होती हैं उनको त्याग दी जाती, उसी जगह पर छोड़ दिया जाता है। तो इसके माध्यम से वो उत्पादन या शिल्प उत्पादन केंद्रों को पहचानते हैं या पता लगाते हैं। माल प्राप्त करने की नीतियाँ। अब ये जो शिल्प उत्पादन है, ये हड़प्पा सभ्यता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता थी, और इसीलिए चैप्टर के नाम में भी दिया गया है, ईंटें मन के अस्थियाँ। तो ये शिल्प उत्पादन के लिए, माल प्राप्त करने के लिए कौन सी विधियों का हड़प्पा वासी इस्तेमाल करते थे? तो हड़प्पा वासी माल प्राप्त करने की 2 विधियों का प्रयोग करते थे। एक उनमें से था बस्तियां बसाना और दूसरा था अभियान भेजना। बस्तियां बसाने के तहत नागेश्वर, बालाकोट, ये ऐसी जगह है जहाँ पे बस्तियों के बसाने के अवशेष मिले हैं, यानी यहाँ पे परमानेंट कुछ लोग रहते थे और वो वहाँ पर उपलब्ध चीज़ों से कच्चा माल वो लोग उपलब्ध कराते थे। तो नागेश्वर और बालाकोट से जहाँ शंख आसानी से मिलते थे, यहाँ पे बस्तियाँ बसाने के कुछ उदाहरण मिलते हैं। ऐसे अन्य पुरा स्थलों थे जहाँ पे बस्तियाँ बसाई गई थी, वो सुरतुगई, जो अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर लाजवर्द मणि के सबसे अच्छे स्रोतों के निकट स्थित था, और लोथल जो कि कार्लिनर और सेलखड़ी और धातु के स्रोतों के निकट स्थित था। तो ये ऐसे स्थल थे जहाँ पे बस्तियों के बसाकर और वहाँ से कच्चा माल प्राप्त करते थे हड़प्पा वासी। अभियान भेजने में क्या होता था कि यहाँ से कुछ लोग दूसरी जगह जाएंगे और वहाँ से कच्चा माल लेके वापसी आएंगे। तो अभियान भेजने के तहत राजस्थान के खेतड़ी अंचल में तांबे के लिए, आज भी खेतड़ी सबसे पुरानी तांबे की खान है, तो वहाँ से तांबे मंगाया जाता था हड़प्पा वासियों द्वारा, और दक्षिण भारत में सोने के लिए कर्नाटक खासकर अभियान भेजा जाता था। अभियानों के माध्यम से स्थानीय समुदाय के से संपर्क स्थापित किया जाता था। इन इलाकों में यदा कदा मिलने वाली हड़प्पा मोहरे, पुरावस्तुएं, मोहरे साथ ही साथ कुछ पुरावस्तुएं इसका संकेत देती हैं। यहाँ अभियान भेजे जाते थे वस्तुओं को मंगाने के लिए। तो ये अभियान भेजने के तहत देखें क्या राजस्थान और दक्षिण के कुछ इलाके थे, वहाँ से चीज़ें मंगाई जाती थी। अब ये कैसे पता कि वहाँ से मंगाई जाती थी? तो वहाँ पर हड़प्पा के मोहरें मिलती हैं और पुरावस्तुएं मिलती हैं, जिसके द्वारा ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि यहाँ से कुछ लोगों को भेजा जाता था कच्चा माल प्राप्त करने के लिए, लाने के लिए।